Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन इन अ प्लेन का जो टॉपिक रह गया था अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने दो प्रकार देखने थे। एक देखना था स्केलर प्रोडक्ट जो हमने ऑलरेडी कवर किया है, और आज के इस लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट कवर करेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट की जो बेसिक है, बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक ऑल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद उसके जो इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसके पहले लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट देखा था, तो आज के इस लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट देखने वाले हैं। तो बच्चा आज सिर्फ एक काम करना, जो हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था उसको इसके साथ कंपेयर करके पढ़ो, तुम्हें मजा भी आएगा और तुम्हें बहुत ज्यादा समझ में भी आएगा। तो कभी भी अगर तुम्हें स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है तो क्रॉस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करो, तुम्हारे लिए क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या था, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है और उनका जो रिजल्टेंट आता है, अगर वो रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो उस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं बच्चा, उस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे को मल्टीप्लाई होते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उनका जो रिजल्टेंट है वो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, या फिर जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो उस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट की सिंपल कंसेप्ट है, दो वेक्टर को उठाओ, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर उनका रिजल्टेंट जो है वो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब क्या, अपने पास अगर ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर है और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो इनका जो रिजल्टेंट सी है अगर वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा, बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर्स है, इसके मैं कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूँ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम नोट करते रहना बच्चा। ठीक है, अभी देखो ये जो वेक्टर सी है ये रिजल्टेंट है। तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट उन दो वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है। मतलब जो वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये पहला पॉइंट नोट करना। ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को कैसा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी देखो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा था, तब उन दो वेक्टर में जो एंगल था वो किसके बिलोंग में था बच्चा, वो था कॉस के कंपोनेंट को, या फिर वो कॉस थीटा को बिलोंग कर रहा था। तो इन दोनों, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल रहता है मेरी जान, वो रहता है बच्चा साइन थीटा को बिलोंग रहता है। मतलब ये जो थीटा है वो साइन का कंपोनेंट रहता है इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये दूसरी बात अभी तुम्हें समझ में आ गई है, पहली बात भी तुम्हें समझ में आ गई है, और अभी ये दूसरी बात भी तुम्हें समझ में आ चुकी है। तीसरी बात लिखना, तीसरी बात समझना, जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो हमेशा ए डॉट बी या फिर ए इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर होता है। क्या कहा मैंने, सॉरी क्या कहा मैंने, ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। और तुम्हें 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले अपन देखेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ए बी तो तुम ऑलरेडी जानते ही हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी स्केलर प्रोडक्ट का लेक्चर देख लिया है। और अभी ए साइन थीटा जो है वो उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नोट करने जैसा इसमें कुछ नहीं है, अभी तुम्हारे दिमाग में सब चीजें आ गई है, ठीक है, क्योंकि तुम लेजेंड हो, तुम्हें हर एक चीज वन स्ट्रोक में समझ में आती है, अगर नहीं आती तो आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको ये पहली बात समझाई, उसके बाद ये बात समझाई और उसके बाद ये बात समझाई। अभी हमने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट के 3 ही पॉइंट स्टडी किए हैं, इसके बहुत सारे और पॉइंट्स है, अभी हमें उसे डिस्कस करना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले राइट हैंड रूल को समझो। हाँ ठीक है, अभी देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, हाँ इसको भी, टॉपिक को भी मैं इरेज करता हूँ। अभी देखो राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो मान लीजिए अपने पास दो पर्सन है, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। तो पर्सन ए ने क्या करा, पर्सन बी को कुछ, पर्सन ए ने और पर्सन बी ने किसी एक चीज पर फोर्स अप्लाई करा। मान लीजिए अपने पास ये पर्सन ए है, ये गोलू मोलू सा पर्सन ए है, ये गोलू मोलू सा पर्सन बी है, ठीक है। तो ए ने क्या करा, एक चीज पे फोर्स अप्लाई करा, बी ने भी क्या करा, एक चीज पे फोर्स अप्लाई करा, और दोनों भी क्या है, फोर्स है। तो फोर्स क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, सॉरी वेक्टर से। तो अगर दो वेक्टर एक चीज पे साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं और अगर हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर उसका रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है तो वो मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, वो मल्टीप्लिकेशन रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए ने भी फोर्स लगाया और बी ने भी फोर्स लगाया और हमें इनका करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो सकती है कि नहीं बच्चा। तो उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है वो हमें कौन बताता है, तो वो हमें बताता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जो दो वेक्टर है, उन दो वेक्टर की, जो दो वेक्टर है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो चुका है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना या फिर डिटरमाइन करना। तो राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं करता, राइट हैंड थंब रूल सिर्फ हमें दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन बताता है। तो आई होप अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट का जो राइट हैंड थंब रूल है उसका यूज क्या है वो अभी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो पहले राइट हैंड थंब रूल को समझो, मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लिखने में मतलब आपका थोड़ा बहुत जो है दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर कंसंट्रेशन भटक सकता है, तो पहले इसे फुल कंसंट्रेशन से समझो। देखो क्या कहता है हमें राइट हैंड थंब रूल। देखो अगर अपने पास ये वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अपने पास ये वेक्टर बी है, क्या सर हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी ही कंसीडर करते हो, कभी कभी वेक्टर पी भी कंसीडर करो, कभी कभी वेक्टर क्यू भी कंसीडर करो, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं यहाँ पे वेक्टर पी कंसीडर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर क्यू कंसीडर करता हूँ, ठीक है बच्चा। देखो ये वेक्टर पी है और वेक्टर क्यू है, मान लीजिए इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और हमें इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, आराम से देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, पहले इन दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करो। ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, ठीक है। इन दो वेक्टर को जब तुम टेल टू टेल ज्वाइन करोगे तो पहले देखो किसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है। तो वेक्टर P का क्रॉस, तो वेक्टर P Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो वेक्टर पहले है अपने 4 फिंगर उस वेक्टर की तरफ कुछ इस प्रकार से पकड़ो, ठीक है, और ये जो अपने 4 फिंगर है उनको इस Q की तरफ, क्योंकि P क्रॉस Q है तो अपने ये जो 4 फिंगर है वो P की तरफ इस प्रकार से रहेंगे, और P का मल्टीप्लिकेशन Q के साथ है या फिर P का क्रॉस Q के साथ है, तो अपने ये जो 4 फिंगर है इनको Q की तरफ कर्ल करो, ठीक है। ये जो P है अपनी 4 फिंगर जो है वो P से लेकर Q तक क्या करो, कर्ल करो। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब है उस डायरेक्शन में तुम्हारे क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट रहेगा। मतलब मैंने क्या करा, अपनी 4 फिंगर पकड़ी इस प्रकार से, ऐसे रखी, Q की तरफ मैंने क्या करा, उसको कर्ल किया, मतलब ऐसे Q की तरफ मैंने इसको मोड़ा। तो जिस डायरेक्शन में मेरा थंब है उस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा, दैट इज वेक्टर R, एंड वेक्टर R इज नथिंग बट
द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q। इतना सिंपल है अपना राइट हैंड थंब रूल। मैंने इसे कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताया, जनरल आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए फिर से एक बार बच्चा मैं तुमको बता रहा हूं क्या करने का है। जो दो वेक्टर है किसी भी मैनर से उनको पहले टेल टू टेल जोड़ो, कनेक्ट करो। उसके बाद जिस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल वेक्टर ए क्रॉस अगर वेक्टर बी है तो अपनी फोर फिंगर वेक्टर ए की तरफ रहनी चाहिए। अगर वेक्टर ए वर्टिकल है, फॉर एग्जांपल अपने पास, मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए अपने पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और अगर हमें इनका डायरेक्शन फाइंड करना है इनके क्रॉस प्रोडक्ट की, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो अपने फोर फिंगर को कुछ इस प्रकार से पकड़ो, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको ऐसे कर्ल करो। क्या तक? वेक्टर बी तक। तुम्हारा थंब किधर जा रहा है? तुम्हारा थंब डाउनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब क्या? इनका जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। अगर बी क्रॉस है तो फोर फिंगर को इस प्रकार से पकड़ो, इसको ऐसे कर्ल करो, तुम्हारा थंब है जो आउटवर्ड है, क्या है? आउटवर्ड। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो आउटवर्ड जा रहा है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है अपने राइट हैंड थंब रूल का। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका है यार। बहुत तुम्हारा दिमाग बहुत हाई है बेटा, ये सब चीजें तुम्हें आसानी से आनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो हमें अभी अपने मेन कंसेप्ट पे आना है। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले इसकी कंसेप्ट आराम से पढ़ो। तुम्हारे दिमाग में अगर इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं तो सभी ख्याल को कुछ देर के लिए डिलीट कर दो। किसी का फोन आ रहा है तो कट कर दो, या फिर थोड़ी देर के लिए उसे कहो कि मैं लेक्चर कर रहा हूँ, बाद में मुझे कॉल कर देना, ठीक है। कोई भी आपका हितचिंतक हो, शुभ चिंतक हो, आपके आसपास का हो, आपके अड़ोस पड़ोस का हो, आपके अगल बगल का हो, उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो और यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट की मेन कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो तुम्हें इसके बाद कोई भी इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अभी कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। तो पहले जो पॉइंट तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूँ वो तुम्हें पहले समझने पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है, जो अपना यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था अपना? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर रहता है? ए बी साइन थीटा। और इसे डॉट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके पढ़ना, इसको इंडिविजुअली मत पढ़ना, हम इसे डॉट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर रहता है? ए बी साइन थीटा के। वो जो था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो क्या था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो उसमें हमने थीटा के तीन केसेस देखे थे, यहां पर भी हम तीन केसेस देखेंगे। देखो मान लीजिए थीटा जीरो है, थीटा क्या है? जीरो। अगर थीटा जीरो है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन जीरो। और तुम भली भांति जानते हो कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय जीरो। और अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है। इसका मतलब क्या? अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है, मतलब पैरेलल है, तो उस केस में उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। मतलब ये मिनिमम वैल्यू है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू थी स्केलर प्रोडक्ट की। अभी देखो मान लीजिए अपने पास थीटा 90 है, मतलब क्या? दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे अपन? साइन थीटा की जगह पे अपन लिखेंगे साइन 90। और तुम जानते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो अगर हम ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है ए बी। एंड दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन। दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो ए बी के बराबर आता है। आई होप अभी आपको ये दो केसेस समझ में आ चुकी होगी। मैं तीसरी केस यही पे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास वो स्पेस बचा रहे, ठीक है। वहां पे मुझे और भी चीजें बतानी है, ठीक है। तो कैमरा जो है ना वो इसके जो अपना बोर्ड है उसको पूरा कवर नहीं करता, तो थोड़ा बहुत मेरे लिए एडजस्ट करो यार प्लीज। अभी देखो थीटा इज इक्वल टू कितना है? 180 था, ठीक है। अभी साइन 180 की वैल्यू -1 नहीं रहती, साइन 180 की वैल्यू 0 रहती है। तो जब थीटा 180 होता है तब एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या आ जाती है?
बच्चा वो आ जाती है 0। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर एंगल 0 रहा तो उन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, 1 रहता है, सॉरी 0 रहता है। ठीक है, तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आ गया, 0। अभी आया होगा आपको 3 केसेस समझ में आ चुकी होगी। पहली केस थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरी केस थीटा इज इक्वल टू 90 और तीसरी केस क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180। ठीक है, अभी ये केस तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी देखो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते। क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अगर हम लिखे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मीनिंग क्या है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। तो अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए रहा तो इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट सेम नहीं हो सकते क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है और इसकी डायरेक्शन अलग है। मतलब हम लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है तो इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, तो इनके बीच का एंगल रहेगा 180 क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर नहीं रह सकते, बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रह सकते हैं। इसका मतलब क्या, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की अगर डायरेक्शन चेंज की जाए तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब इन दो वेक्टर के बीच में का एंगल 180 रहे। तो ये पॉसिबल तो टेक्निकली नहीं है। अगर पॉसिबल हो रहा है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसे हमने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखा है। इसका मतलब क्या, ये दो वेक्टर एक दूसरे को एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए कभी भी नहीं हो सकते, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। ये केस पॉसिबल है। देखिए क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन नहीं होती। जब आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ जाए। तो ये केस पॉसिबल है क्योंकि मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन नहीं होती। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ये सेम हो सकता है क्योंकि मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन नहीं होती। बट ये ए क्रॉस वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ये कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, और अगर करता है तो किस एंगल से करता है और किस कंडीशन में करता है ये मैंने आपको बता दिया। अभी देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे अपना जो डॉट प्रोडक्ट था वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता था और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, फॉर एग्जांपल अपने पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी है फॉर एग्जांपल, तो पहले ये वेक्टर बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मतलब क्या, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हमने कल भी पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मान लीजिए अपने पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, प्लस सॉरी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, प्लस वेक्टर डी।
तो ये पहले वेक्टर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इसके बाद सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, और वेक्टर भी इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। तो देखिए वेक्टर एक पहले किसके साथ क्रॉस हो जाएगा, सी के साथ क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद वेक्टर ए और वेक्टर डी का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी रहेगा, अगर आपको दिखने लगा तो नहीं आ रहा, ठीक है, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी रहेगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो बच्चा तुमको कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये तीन लॉ समझ में आ चुके हैं। अब देखो तुम्हें ये भी समझ में आ चुका है और तुम्हें ये भी समझ में आ चुका है, तो इसे पॉज करो और आराम से नोट करो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो एक बार रिवर्स करके फिर से देखो, ठीक है। 101% तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी पॉज करो और नोट करो। चलो हो गया, चलो अभी और कंसेप्ट बात किया अपने, ठीक है। देखो देखो, चलो हो गया, अभी फ्रेश फ्रेश। हाँ अभी देखो क्या क्या, अब अभी हमने क्या पढ़ा, राइट हैंड रूल पढ़ा, और ये तीन केसेस और ये तीन लॉ पढ़े। अभी हमें सिर्फ 4-5 चीजें और पढ़नी है, उसके बाद सीधा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अभी देखो, मान लीजिए अपने पास जो तीन वेक्टर होते हैं, तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, जिन्हें हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। कौन से रहते हैं, आई, जे और के। तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 था, जे डॉट जे 1 था, के डॉट के 1 था। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, ठीक है, आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे, ठीक है, और के क्रॉस के। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। सर आप ऐसे ही कैसे सर बता देते हो सर, हमेशा आपने कल भी ऐसे ही करा था, बट मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था और अभी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, एक यूनिट वेक्टर के साथ खुद का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ हो रहा है, मतलब कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। अगर कोई भी एंगल नहीं बनता मतलब साइन की वैल्यू 0 है, और अगर साइन की वैल्यू 0 है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 रहता है। तो यहाँ पर एक बात समझो कि जब जो लाइक यूनिट वेक्टर होते हैं या फिर कोई भी लाइक वेक्टर होता है, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ होता है तो उस केस में उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो 0 रहेगा। इन शॉर्ट क्या, जब दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता है बच्चा वो 0 रहता है। तो कभी भी हमेशा एक बात ध्यान में रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या रहता है, 0 रहता है। देखो अभी देखो, अगर हमने आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ करा फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर के क्या पाएगा। सर एक्सप्लेन करना, सर ऐसे मत बताना। अरे एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। देखो आई क्या मतलब क्या, अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, जे क्या मतलब क्या, अपना वाई एक्सिस। तो आई का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है, आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट के क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने राइट हैंड रूल पढ़ा है। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, अपनी 4 फिंगर जिस वेक्टर के साथ क्रॉस हो रहा है उसके साथ पकड़ो इस प्रकार से, और जिसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उसके साथ अपनी 4 फिंगर कर्ल करो इस प्रकार से। तुम्हारा थंब तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा रिजल्टेंट क्या है। तो अपना जो थंब है वो अपवर्ड है, इसका मतलब क्या, जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, और जेड एक्सिस की तरफ के कैप का यूनिट वेक्टर रहता है, मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या रहेगा, के कैप रहेगा। सिमिलरली जे क्रॉस के का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आई कैप रहेगा। बच्चा मुझे नहीं लगता कि तुझे अभी ये समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तू जानता है राइट हैंड रूल। हाँ तू क्या करेगा, अगर तुझे ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो अपनी नोट्स पे जे कैप ऊपर ड्रॉ कर, के कैप यहाँ पे ड्रॉ कर, जे की तरफ अपनी 4 फिंगर ऐसे कर्ल कर, तेरा फिंगर जो है सॉरी थंब जो है वो 101% एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, मतलब आई कैप की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अभी तुम्हें एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है। तो देखो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप होता है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप होता है, ठीक है। अगर के क्रॉस आई रहा तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जे कैप रहता है, ठीक है। तो आई के पास जे आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के आता है, जे के का आई आता है और के आई का जे आता है। सॉरी
तो इनका जो मैनर था वो सेम था। अगर इसका मैनर ऑपोजिट रहा तो मतलब फॉर एग्जांपल अपने पास आई क्रॉस के है, फॉर एग्जांपल आई के क्रॉस के, तो इसको तुम ड्रॉ करके भी फाइंड कर सकते हो, बट ध्यान में रखना आई क्रॉस के जो है उसका मैनर नहीं है, क्योंकि आई के बाद जे आना चाहिए था, यहाँ पे के आया, तो आई क्रॉस के का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा माइनस जे कैप, क्योंकि मैनर बदला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास जे कैप क्रॉस आई कैप है, तुम इसे ड्रॉ करके भी फाइंड कर सकते हो। तो जे कैप क्रॉस आई कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो माइनस के कैप रहेगा, क्योंकि इसका मैनर बदला हुआ है। तो जब मैनर बदलता है बच्चा, तब जो अपना रिजल्टेंट रहता है वो निगेटिव में रहता है। तुम्हें अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर थोड़ी बहुत तुम्हें डिफिकल्ट जा रही है तो शॉर्टकट में समझो, आई के बाद जे आता है तो इसका रिजल्टेंट जो है वो के रहेगा। जे के बाद, हालांकि मैंने तुमको राइट हैंड थंब रूल से चीजें एक्सप्लेन करी है, बट अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो सुन लो बेटा, आई क्रॉस जे में कौन अपसेंट है, के अपसेंट है, और इसका मैनर सेम है। अगर जे पहले आता है और आई बाद में आता है तो इनमें अपसेंट के है, बट जे अगर आपका पहले आ चुका है और आई बाद में आ चुका है तो आप के को निगेटिव साइन रखना, ठीक है। तो आई होप तुम्हें अभी ये चीजें समझ में आ चुकी है। तो ये था अपना पहला। इसका नेक्स्ट पॉइंट अभी देखो, अभी मैं तुमको क्या बताने जा रहा, अभी हम इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो, हाँ ये हो गया अपना, ये हो गया। इस यहाँ पर तुम्हें मैंने क्या कहा था कि अगर किसी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन खुद के साथ हो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ हो, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अभी एक चीज मैं तुम्हें और बताना चाहता हूँ। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये वेक्टर ए है और एक क्रॉस वेक्टर बी है। तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को कैसे फाइंड करते हैं, या फिर इसके मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अपने पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है अपने पास, ए आई कैप प्लस ठीक है, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप फॉर एग्जांपल, ठीक है। और वेक्टर बी है अपने पास B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। तुम्हें 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मतलब 3 कॉलम और 3 रो का अगर मैट्रिक्स आता है तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें ए क्रॉस वेक्टर भी सॉल्व करना है तो पहले क्या करना, पहले रो में तुम्हारा आई कैप, जे कैप और के कैप आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कंपोनेंट है वेक्टर ए के, वो इसके नीचे आएंगे, मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा A1, यहाँ पे आएगा A2, यहाँ पे आएगा A3, और उसके बाद ये जो तुम्हारा वेक्टर बी है इसके कंपोनेंट आएंगे, मतलब B1 आएगा, उसके बाद B2 आएगा और उसके बाद B3 आएगा। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं अपन, तुम्हें आइडिया है उसका, क्योंकि तुम 3x3 मैट्रिक्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन भी अपन करेंगे उसमें तुम्हारे सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक वेक्टर ए के जो कंपोनेंट है वो दूसरे रो में आएंगे, और वेक्टर बी के जो कोएफिशिएंट है हर एक यूनिट वेक्टर के, वो रो 3 में आएंगे। और तुम इसे 3x3 मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं ये तुम्हें आता है, अगर नहीं आता है तो इसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, तुम्हें इजीली वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ चुका है और अभी ये भी समझ में आ चुका है, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, अभी देखो, ठीक है। अभी देखो एक मिनट ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, एरिया। अगर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, और अगर दो जो वेक्टर है वो किसी ट्रायंगल की दो साइड से, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें फाइंड करना है, और अगर तुम्हारे जो दो वेक्टर है ये किसी ट्रायंगल की दो साइड से, तो उस केस में उस ट्रायंगल का जो एरिया है तुम उसका फॉर्मूला है बच्चा हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मतलब क्या, अगर तुम्हें किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और तुम्हारे जो दो वेक्टर है वो उस ट्रायंगल की दो साइड से, तो तुम्हें उसका एरिया जो है A इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस वेक्टर, हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड करके तुम उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चंस बनते हैं
find the area of triangle if the triangle have two side vector a and vector b, उसको तुम्हें वेक्टर ए की भी वैल्यू दी जाएगी, वेक्टर बी की भी वैल्यू दी जाएगी और तब तुम्हें एरिया पूछा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, उसे 2 से डिवाइड करो, तुम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए अपने पास एक पैरेललोग्राम है फॉर एग्जांपल, और ये जो दो वेक्टर है ये दो वेक्टर उस पैरेललोग्राम के डायगोनल है। मान लीजिए अपने पास ये वेक्टर ए है और ये ए और बी नहीं लेता, ठीक है, इस बार यम लेता हूं। ठीक है, पक गए हो यार तुम, वेक्टर ए और वेक्टर बी समझेंगे, अभी वेक्टर यम लेते, डोंट वरी। और यहाँ पे अपने पास फॉर एग्जांपल वेक्टर यन है, ये अपना वेक्टर यन है। ठीक है, तो जब एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल है, अगर वो दो डायगोनल वेक्टर है, ठीक है, तो अगर और तुम्हें उसका एरिया फाइंड करना है उस ट्रायंगल का, सॉरी उस पैरेललोग्राम का, तब तुम फॉर्मूला यूज करोगे वेक्टर ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो अगर अपने दो वेक्टर जो है किसी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल है, तो तुम हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब इसी का यूज करके तुम उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हो। बट अगर अपने दो वेक्टर अभी डायगोनल नहीं है, ठीक है, अभी अपने दो वेक्टर डायगोनल नहीं है, बट किसी पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड है, वेक्टर एल कहते हैं और इसे वेक्टर पी कहते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, मतलब ये वेक्टर एल है और ये वेक्टर पी है, और ये जो क्वाड्रिलैटरल तुम देख रहे हो वो एक पैरेललोग्राम है, और ये जो दो वेक्टर है उस वेक्टर की वो एडजेसेंट साइड थे, तो उस केस में अगर तुम्हें उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, तो सीधा सीधा तुम वेक्टर ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर पी, मतलब उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके उसे तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक जो थे अपने एरिया के बारे में थे, एरिया के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो तीन टॉपिक थे अपने, ये यूनिट वेक्टर के बारे में था, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बारे में था। तो आई होप अभी तुम्हें ये भी समझ में आ गया बच्चा, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया बेटा, और तुम ये भी अभी थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चाहो तो इसे तुम नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो हो गया, ठीक है, हो गया अभी। हाँ, अभी देखो दो चीजें समझ लो, उसके बाद सीधा क्वेश्चन। तुम्हारा जो इंतजार तुम जिस घड़ी का कर रहे थे, ठीक है, जिस घड़ी का तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी अभी नजदीक आ रही है, डोंट वरी। सीधा अभी दो ही टॉपिक है, सॉरी दो ही कंसेप्ट है जो तुम्हें बताने। देखो क्या है, फॉर एग्जांपल अपने पास ये तीन वेक्टर है, ए और ये बी और ये सी। ठीक है, अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है, इफ दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, इसका जो आंसर रहेगा वो 0 रहेगा। नोट कर लेना पहली बात, वेक्टर ए डॉट वेक्टर अगर तीन वेक्टर ए बी सी अगर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी जो है इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, इसके बाद देखो जो अपना वेक्टर ए प्लस बी रहता है और जो वेक्टर फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए क्रॉस बी रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका जो आंसर रहता है वो 0 रहता है। तो कभी कभी यहाँ पर बी क्रॉस सी भी रहेगा, ठीक है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, लिख लो। ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है या इसका और वेक्टर ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, तो ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट, मुझे तुम्हें एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझानी थी, तुम अभी इसको 2 मिनट के नोट करो। ठीक है, सॉरी ये बच्चा क्या फ्लो में थोड़ा बहुत भी हो जाता है, मतलब क्या है ना, वो अपना नया नया सेटअप है ना, इसीलिए थोड़ा सा वो जो है ना वो थोड़ा बहुत जो टीम है अपनी थोड़ी बहुत, तो 2-3 दोस्त थे जो मदद करते हैं, तो उसमें से थोड़ा बहुत कुछ इश्यू आ रहा था,
तो उसके लिए सॉरी। हाँ, और फ्लो में मेरा कुछ थोड़ा बहुत ये हो गया तो उसके लिए सॉरी। देखो अभी हम कहाँ पे थे, ये हमने देखा, ठीक है। अभी देखो मैंने तुमको क्या कहा था कि ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो थोड़ा सा कम कम ज्यादा हो गया। तो अभी देखो जो अपना वेक्टर ए क्रॉस बी है, सॉरी ए प्लस बी है, और ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी है, तो इन दोनों में जो एंगल रहता है बच्चा वो रहता है 90 डिग्री। हाँ, आई एम सो सॉरी बेटा, इसको पहले नोट करो बेटा। हाँ, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ गया था, इसीलिए वो थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। अभी देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, और ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो इनके बीच में जो एंगल रहता है वो रहता है 90 डिग्री, ठीक है। ये बात आप समझ लेना, और ये भी बात आप समझना। अभी अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लीजिए हमें कुछ पहले क्वेश्चंस का मैनर समझो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमें ये पूछा गया, if the value of, find the value of, या फिर the value of a plus b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। पहला क्वेश्चन है अपना, क्या क्या पूछा है हमें, वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसकी तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर है, जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्या करता है, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब क्या, वेक्टर ए पहले पूरे इस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, उसके बाद वेक्टर ए क्रॉस माइनस बी, मतलब माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसके बाद क्या, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, मतलब प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, उसके बाद क्या रहेगा, ये वेक्टर बी माइनस क्या करेगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। तो देखो अभी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, मतलब क्या, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये क्या है बच्चा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या है, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और ये माइनस 0, ठीक है। तो अगर माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी है, और अगर हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, तो अगर बी क्रॉस ए अगर हम करें तो ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये रहेगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी कि 2 ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा गया हो तो तुम इजीली इसे निपटा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने कंसेप्ट पे ही बेस्ड था, और क्वेश्चन कंसेप्ट पे ही बेस्ड रहेगा, चाहो तो इसे तुम नोट कर सकते हो। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस का हम टाइप देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी हम कवर करेंगे। पहले टाइप देखो क्वेश्चन की, कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, इसके कॉन्सेप्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया हो, इफ सॉरी फाइंड द एरिया, ठीक है, ऑफ पैरालेलोग्राम, ठीक है, हैविंग वेक्टर्स 2i plus 3j and i plus j, ठीक है। हमें दो वेक्टर दिए गए और इनका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अगर ये दो वेक्टर उसकी दो एडजेसेंट साइड है, हमें डायगोनल नहीं बताया गया है, हमें सिर्फ साइड्स बताई गई है, तो क्या करते हैं हम सीधा सीधा उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे वेक्टर ए समझेंगे, इसे वेक्टर बी समझेंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसे हम बाय यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या कहता है हमें, आई क्या, ठीक है, जे क्या, के क्या। बताओ अभी ए के कंपोनेंट क्या क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे के है क्या, नहीं, मतलब 0, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। जिन बच्चों को मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करना आता वो थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और जिन्हें आता है वो स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट रो छोड़ने का, फर्स्ट कॉलम छोड़ने का, आई क्या यहाँ पे लिखने का है, हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। जो वेक्टर बचे हैं यहाँ पे, सॉरी 0 रहेगा,
सॉरी, ठीक है, जो वेक्टर्स बचे हैं उनका क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 0 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और 1 0 के साथ, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। जे के आगे माइनस लगता है, और जे के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। तो 0 इंटू 2 क्या रहेगा, 0, और 1 इंटू 0 क्या रहेगा, 0, ठीक है। और के सामने कभी भी माइनस नहीं लगता, के एज इट इज रहता है। तो देखो के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, क्या रहेगा अपना 1 इंटू 2 2, और 3 इंटू 1 3, तो ये रहेगा अपना -3। तो ये आ गया अपना 0, ये भी आ गया 0, 2 में से 3 गए, कितने बचे, -1 बचा, मतलब ये क्या रहेगा बच्चा, -k। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो क्या रहेगा अपना, -k रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ये मैग्नीट्यूड है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, रूट में -1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपना 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा अपना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 मीटर का स्क्वायर। तो जो पैरेललोग्राम इन दो नन्हे मुन्ने प्यारे वेक्टर ने रिप्रेजेंट किया है, उस पैरेललोग्राम का जो प्यारा सा एरिया आया है वो क्या आया है, 1 मीटर का स्क्वायर। मान लीजिए हमें मान लीजिए हमें क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम, यही पैरेललोग्राम है, बट अभी ये जो वेक्टर्स है, हैविंग वेक्टर्स रिप्रेजेंट डायगोनल, हैविंग वेक्टर रिप्रेजेंट डायगोनल्स। नोट करना तो कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। डायगोनल्स अपने पास मान लीजिए 3i क्या थे, प्लस j क्या थे, माइनस k क्या थे, एंड 2i क्या प्लस 4j क्या प्लस 3k क्या, ठीक है। तो अभी ये डायगोनल है। अगर दो वेक्टर डायगोनल रहते हैं तो एरिया रहता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मतलब इसके लिए हमें वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करना पड़ेगा और उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी देखो ये तो सेम प्रोसीजर है, अभी सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है। आई का कंपोनेंट क्या है 3, जे का क्या है 1, और के का क्या है -1, ठीक है। अभी इसका क्या है, ये 2 है, ये आई थिंक 4 है, और के का क्या है 3 है। तो ये तो एज इट इज रहेंगे ना बच्चा। तो देखो अभी क्या करेंगे अपन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा 3 1 4 -4, तो 3 इंटू 1 3 रहता है, 4 इंटू -1 -4 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4, ठीक है, ये माइनस जे रहेगा। अभी बताओ क्या है, जे के लिए फर्स्ट रो छोड़ देना है, सेकंड कॉलम छोड़ देना है, जो बचे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू -1 -2, और इसका रहेगा बच्चा माइनस, ठीक है। अभी देखो के के लिए बताओ क्या है, के लिए फर्स्ट रो छोड़ देने का, फर्स्ट कॉलम छोड़ देने का, सॉरी थर्ड कॉलम छोड़ देने का, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 4 इंटू 3 12, और 2 इंटू 1 -2, ठीक है। अभी देखो ये क्या रहेगा बच्चा, अभी ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। चलो देखो क्या है, क्या आएगा अभी 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 प्लस 4 कितना होता है 7, तो ये आएगा अपना 7 आए क्या। तो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9 प्लस 2 क्या रहेगा 11, तो ये आ जाएगा अपना -11 जे क्या, और 12 में से 2 गए 10 बचे, मतलब ये आ गया अपना 10 के क्या। और अगर इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो रूट में हर एक कंपोनेंट का या फिर हर एक कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो और ऐड करो। तो ये क्या रहेगा अपना 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा अपना -11 का स्क्वायर, और ये रहेगा अपना 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ 7 का स्क्वायर कितना आता है बच्चा, वो आता है 49, 11 का आता है 121, वो आता है 100, ठीक है। 100 प्लस 121 221, 221 प्लस 49, 221 प्लस 49 0172, ठीक है। तो ये आता है अपना 270, ठीक है। तो ये आएगा 270, ठीक है। तो ये 270 आया। इसको आप चाहो तो इसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड कर सकते हो, मतलब इसको अगर अरेंज कर सकते हो तो करो, क्योंकि इसे 9 से हम अरेंज कर सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 30 आई थिंक होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 30 270 होता है। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को कुछ नहीं लिख सकते, मतलब ये 3√30 आ सकता है, ठीक है। तो वो करो या फिर कोई और करो, डोंट वरी, ठीक है। तो हमें अभी एरिया फाइंड करना है, तो एरिया कैसे फाइंड करेगा, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ गई √270, ठीक है।
तो √270 ये जो 2 है वो ब्रैकेट के बाहर है, अगर वो ब्रैकेट सॉरी रूट के बाहर है, अगर रूट के अंदर जाते हैं तो 2 नहीं रहते, 4 हो जाते हैं। मतलब हम ए को लिखेंगे सॉरी एरिया, एरिया है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे बच्चा a इज इक्वल टू रूट में 270 डिवाइडेड बाय 4, और अगर डिवाइड कर सकते हो तो करो, ठीक है। 4 6 आई थिंक 24, राइट। हाँ, कितने बचे? 33 बचे ना। 270 मतलब 270 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24, 27 में से 24 गए, 3 बचे, 30 हो गए, तो 4 7 28, ठीक है। पॉइंट दिया तुमने, अभी कितने बचे? 2 बचे, पॉइंट देने के बाद 20 हो गए, तो 4 5 25। तो अपना जो एरिया है वो 67.5 मीटर का स्क्वायर है। तो हो सकता है तुम्हें ऑप्शन में ये चीज ना दिखे, फॉर एग्जांपल नहीं हो सकता, बट तुम्हें ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली 8 दिखे, तो 67 अप्रोक्सीमेटली किसके 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 बराबर है? 64 के बराबर है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये 8 का स्क्वायर रूट हो सकता है नियरली इक्वल टू। तो अगर तुम्हें ऑप्शन में 8 दिखता है तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चा? 8 रहेगा, ठीक है। तुम इसे भी चाहो तो नोट कर सकते हो, कोई बात नहीं, बट मेरा मेन मोटो क्या क्या था मालूम है क्या? मुझे तुम्हें वेक्टर a क्रॉस b ये पढ़ाना था, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये पढ़ाना था, ठीक है। चाहो तो इसे पॉज करके नोट करो, ठीक है। मैं तो अभी इसे इरेज करूंगा क्योंकि मुझे एक और क्वेश्चन डिस्कस करना है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो पॉज करो और नोट करो, ठीक है। चलो, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं वही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे जब तुम क्वेश्चन ट्राई करोगे ना बच्चा, तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद अगर तुम ऊपर ऊपर से कंसेप्ट पढ़ते हो और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। अभी तुमने कंसेप्ट पढ़ी है और तुम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो बच्चा, देखो मान लीजिए तुम्हें कहा गया हो इफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज, और मान लो मुझे ऑप्शन भी दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है अपना 60 डिग्री, दूसरा है अपना 45 डिग्री, तीसरा है अपना डिग्री लिखा जाता है, ठीक है। तीसरा है अपना फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, और फोर्थ है अपना फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, ठीक है। ये ऑप्शन है 60 45 90 30। क्या कहता है क्वेश्चन कि इफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज, तुम्हें क्या कहा गया है कि वेक्टर a डॉट b मतलब a और b का डॉट प्रोडक्ट वो a क्रॉस b के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, तो a और बीच में क्या एंगल है ये बता। तो अभी देखो तुम्हें वेक्टर a डॉट b की वैल्यू क्या क्या मालूम है, वो है a b साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अब देखो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू क्या है? ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तुम्हें क्या कंडीशन मिली? तुम्हें ये कंडीशन मिलेगी कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या? कॉस का एक ऐसा एंगल है जो एक दूसरे के कॉस का वो एंगल भी बराबर है और साइन का भी वो एंगल बराबर है। तो कौन सा एंगल बराबर है? जहां जिस एंगल पे कॉस की भी वैल्यू और साइन की वैल्यू बराबर रहती है। तो तुम जानते हो जो कॉस का 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो रहती है 1/√2, और जो साइन की भी 45 डिग्री की वैल्यू रहती है वो भी रहती है 1/√2। तो 45 पे दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। इसका मतलब क्या? दोनों वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये एक एसेंशियल क्वेश्चन था। बाकी ये तुम ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए तुम्हें पूछा गया हो कि ये वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, तुम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? तुम बता नहीं सकते क्या कि वेक्टर a सॉरी ये वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन देम इज 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। इफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0, देन द वेक्टर्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, देन द वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में एंटी पैरेलल नहीं है और पैरेलल है तो तुम क्या लिखोगे?
पैरेलल। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन तुम चलते चलते निपटा सकते हो, ठीक है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 2-3 और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तुम चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। सिंपल सा क्वेश्चन अपने पास, हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, यूनिट वेक्टर होता है कि किसी वेक्टर को अगर आप उसके किसी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से, सॉरी, वेक्टर्स ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, उसका जो उन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, अगर हम उसके क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका जो है वो क्या कहते हैं, हम उसे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या, किसी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर है मतलब क्या, a क्रॉस b है, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड करना है। तो a क्रॉस b कैसे फाइंड करते हैं अपन, तुम जानते हो a क्रॉस b कैसे फाइंड किया जाता है। a क्रॉस b इज इक्वल टू आता है मैट्रिक्स i कैप j कैप k कैप। चलो क्या है अपना पहला वेक्टर 2, इसके बाद भी 2, इसके बाद -1, उसके बाद 6, इसके बाद -3, इसके बाद 2। चलो अगर दिखता तो नहीं दिखता हो, ठीक है। क्या करना है अपने को, आई कैप, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -1 +3 -3, ओके, -j, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम छोड़ देना है। 2 इंटू 2 4, 6 इंटू -1 -6, और इसकी होती है बच्चा माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या रखिए आप, प्लस k कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है। -3 इंटू 2 -6, और 6 इंटू 2 12, और इसकी करनी है बच्चा अपने को माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अभी देखो, हाँ देखो क्या करने का हमें, 4 में से 3 गए, कितने बचे 1, तो ये आ जाएगा अपना आई कैप। 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 + 6 आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा अपना -10 जे कैप, और -6 और -12 कितना होता है, -18, तो ये आ जाएगा अपना -18 के कैप। ये हो गया अपना a क्रॉस b। इसे हमें किससे डिवाइड करना है, उसके मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो आता है रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है बच्चा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 8 का 324 होता है, ठीक है। 324 प्लस 100 कितना होता है, 424 प्लस 1, तो वो होता है रूट में 425। तो 425 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यही रहेगा अपना, ये 5√17, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय 17 वो 425 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना a क्रॉस b, और ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, दैट इज 5√17, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, सी ऑप्शन अपना बराबर, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपको 100% क्वेश्चन कंसेप्ट आपकी क्लियर हो चुकी है। पॉज करके इसे नोट करो। एक प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद उसके बाद 2-3 प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, उसके बाद हम लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। तो पॉज करके इसे नोट करो। चलो अभी अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स, वेक्टर a b एंड c satisfy the relation vector a dot vector b is equal to 0 and vector a dot c is equal to 0. The vector a is parallel to, क्वेश्चन क्या कहता है, हमें 3 वेक्टर दे दिए गए हैं, जो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 ये रिलेशन फॉलो करते हैं, और वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 0 ये भी रिलेशन फॉलो करते हैं। तो ये जो वेक्टर a है वो किसे पैरेलल रहेगा, वेक्टर b को पैरेलल रहेगा, वेक्टर c को पैरेलल रहेगा, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c को पैरेलल रहेगा, या वेक्टर b प्लस वेक्टर c को पैरेलल रहेगा, चलो बताओ,
ठीक है। अभी आपने क्या करना है, तुम जानते हो बेटा, तुमने स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट देखा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए अपना ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये क्या रहेगा अपना वेक्टर बी, और ये दोनों एक दूसरे को कैसे बच्चा परपेंडिकुलर है। अभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का इनका भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 है। मतलब क्या, वेक्टर ए और मान लीजिए अपना वेक्टर सी है, ये दोनों भी एक दूसरे को कैसे है परपेंडिकुलर। तो ए किसे पैरेलल होगा, तो बी को तो वो पैरेलल हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बी को परपेंडिकुलर है। सी को भी नहीं हो सकता बेचारा, क्योंकि ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या है 0। बी प्लस सी मतलब क्या रहेगा, इनका रिजल्टेंट रहेगा। रिजल्टेंट तो ऐसे जाएगा ना बच्चा, तो क्योंकि टेल टू टेल कनेक्शन है ना, तो रिजल्टेंट तो पैरेललोग्राम के लिए ऐसे ही जाएगा ना, तो ये नहीं हो सकता। देखो मैं तुमको प्रूफ करके बता रहा हूँ, हम ऐसे नहीं करें। देखो अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अगर हम करें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी फोर फिंगर कुछ इस प्रकार से ज्वाइन करनी है, ठीक है, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से, हाँ इसी प्रकार से ठीक है। हमें अपनी वेक्टर जो अपना वो ऐसा था ना, ऐसा था राइट, ठीक है। ये तो हमें सी क्रॉस भी हो गया, ये बी क्रॉस सी करो, ठीक है। फोर फिंगर इस प्रकार से करो और इसको ऐसे कर्ल करो, कहाँ की तरफ, सी की तरफ। तो तुम्हारा जो फोर फिंगर है वो तुम्हारा थंब किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है बच्चा, अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब क्या, तुम्हारा जो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और वेक्टर ए की भी जो डायरेक्शन है वो कैसे है, अपवर्ड है। मतलब क्या, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है और इनके दोनों में बीच में कोई भी एंगल नहीं है। तो बी क्रॉस सी को तुम्हारा जो वेक्टर ए रहेगा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। मतलब अपना ये आंसर बराबर है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, तुम्हें एंगल पूछा जाता है तो तुम्हें एंगल अगर पूछा जाए तो क्या करोगे तुम, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करोगे, ए बी करोगे और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ए बी से डिवाइड करोगे, साइन का एंगल देख लेना, तुम एंगल फाइंड कर सकते हो। जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में हमने कवर करी है, ठीक है। तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट में इसके आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हो, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट भी अच्छी तरीके से आता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब हम इसके अगले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब हमारा चैप्टर मोशन इन द प्लेन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर जब पूरा कवर हो जाएगा उसके बाद हम आखिर में लास्ट में आई थिंक मैं आपको 20 to 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन होते हैं और जो पूछे गए भी क्वेश्चन है, किसके प्रकार की, किसके रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इनका जो कॉम्बिनेशन था, इन दोनों के रिलेटेड जो 20 to 30 एटलीस्ट क्वेश्चन रहेंगे। हम इसके जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम कवर करेंगे उसके बाद में आपको वो क्वेश्चन कवर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट की कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही था बच्चा। आई होप आपको मजा आ गया हो लेक्चर में और आपने सभी चीजों को अच्छी तरह से समझा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।